हेलो डिएवियंस, अभी हम लोग साइंस के चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज करने वाले हैं। ये वीडियो शॉर्ट रहने वाला है जिससे कि कम समय में आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में हेल्प मिलेगा। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। बुक को परचेज करने का लिंक यहाँ पर आपको व्यू प्रोडक्ट का आइकन दिख रहा होगा, वहीं पर मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, आपको फ्लिपकार्ट पर भेज दिया जाएगा जहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम लोग जितने सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसका PDF भी आपको हमारे वेबसाइट daviguru.in पे मिल जाएगा। सबसे पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू द सेल। सेल होता क्या है? तो हमने पढ़ा था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट जिससे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बने हुए हैं। वही यहाँ पे लिखा है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मतलब उसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो सेल से ही बना है। और उसके बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती है वो सेल के कारण ही होती है। एनालॉजी में आपको बताया गया कि जैसे कि ब्रिक्स से पूरी बिल्डिंग बनती है, उसी तरह से सेल से प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडीज बने होते हैं। सेल परफॉर्म्स इसेंशियल लाइफ फंक्शंस। सेल में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो जीवन के लिए जरूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल के कारण ही प्लांट्स और एनिमल्स को न्यूट्रिशन मिलता है, उनमें रेस्पिरेशन हो पाता है, वो सांस ले पाते हैं, उनमें ग्रोथ हो पाता है, डेवलपमेंट हो पाता है और वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, यानी कि अपने ही जैसे एक यंग वन को जन्म दे पाते हैं। उसके बाद हमने सेल के डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था कि सेल के बारे में सबसे पहले कैसे खोजा गया था। तो देखिए, सेल का डिस्कवरी हुआ था 17वीं सेंचुरी में, जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट होने लगा था, यानी कि माइक्रोस्कोप्स डेवलप होने लगे थे। रॉबर्ट हुक 1665 में वो पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने सबसे पहली बार सेल को देखा। उन्होंने जो सेल को देखा था वो डेड सेल था। उन्होंने कॉर्क लिया, जो पेड़ की छाल होती है उसको उन्होंने लिया और अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से उसको देखा। उन्होंने देखा कि उसमें हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है, यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस तरह का स्ट्रक्चर उन्हें उसमें दिखाई दिया। और इन स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया सेल, क्योंकि वो जो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर था वो छोटे छोटे रूम के तरह था। इट वॉज लाइक अ लिटिल रूम, इसीलिए उस छोटे छोटे रूम को उन्होंने नाम दे दिया सेल। दीज वर लेटर आइडेंटिफाइड एज डेड सेल्स बाउंड बाय द सेल वॉल। बाद में पता चला कि एक्चुअल में वो क्या थे, डेड सेल थे, वो लिविंग सेल नहीं थे। और उसका जो ऐसे ऐसे बाउंड्री दिख रहा था ना, वो एक्चुअल में उसका सेल वॉल था। ये जो बाउंड्री दिख रहा है वो क्या था, सेल वॉल था। सेल वॉल केवल प्लांट्स में होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। वेरिएशन इन सेल्स। हम लोग पढ़े कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सेल का बना होता है, लेकिन हर सेल एक तरह का नहीं होता है, उसमें भी वेरिएशन हमें देखने को मिल सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट सिग्निफिकेंट वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म भले ही सेल से बना होता है, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल की संख्या अलग होती है, उनका शेप भी अलग होता है और उनका साइज भी अलग होता है। सबसे पहले सेल की संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स दे पोजेस। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स हैं उस बेसिस पर हम लोग इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि केवल और केवल एक ही सेल का बना होता है। फॉर एग्जांपल, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इन सब में एक ही सेल होता है, एक ही सेल से उनका पूरा बॉडी बना होता है। फॉर एग्जांपल, एक ही ईंट से अगर आप पूरा घर बना दें तो वो एक तरह से यूनिसेलुलर हो जाएगा। मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी बहुत सारे सेल्स का बना होता है, जैसे कि हम लोग, ह्यूमंस हो गए, अर्थवर्म हो गए, ट्रीज हो गए, ये सब मल्टी सेलुलर के कैटेगरी में आते हैं। सेल्स के शेप की बात करें तो सेल्स का शेप भी अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन। सेल कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और उनका काम क्या है, इस वजह से उनका अलग अलग शेप हो सकता है। जैसे कि नर्व सेल जो होता है उसका शेप कैसा होता है, उनका शेप फाइबर जैसा होता है, वो लंबे लंबे होते हैं नर्व सेल। और लंबे लंबे क्यों होते हैं, क्योंकि उनको सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना पड़ता है। नर्व सेल लॉन्ग होते हैं, फाइबर जैसे होते हैं, क्योंकि उनको इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना पड़ता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना पड़ता है ओवर डिस्टेंसेस। पूरे बॉडी में दूर दूर तक उनको सिग्नल्स को भेजना पड़ता है। उसके बाद रेड ब्लड सेल जो होता है वो डिस्क शेप्ड होता है, मतलब डिस्क जैसा आकार का होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो आसानी से वेन्स में फ्लो कर सके। और उसके बाद दूसरे शेप्स क्या क्या हो सकते हैं सेल्स के, जैसे कि ओवल शेप भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है। डिटेल में हम लोग चैप्टर एक्सप्लेनेशन में पढ़े थे। बुक में आप हर सेल का शेप और उसका फिगर देख लीजिएगा। सेल्स के साइज की बात करें तो सबसे छोटा सेल PPLO होता है, जिसको माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। यहाँ पे 0.1 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है इस तरह से। और जो सबसे बड़ा सेल होता है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। इसका डायमीटर लगभग 170 मिलीमीटर का होता है।
और ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल, उनका डायमीटर होता है 9 माइक्रोमीटर, और नर्व सेल जो होते हैं वो 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। उसके बाद हमें सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ना था। सेल भले ही सबसे छोटा यूनिट है, लेकिन सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि सेल को काम करने में हेल्प करते हैं। अ सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो कि लिविंग मैटर होता है, सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है और उसके चारों तरफ एक सराउंडिंग बाउंड्री होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सबसे पहले इसी बाउंड्री के बारे में पढ़ते हैं। ये जो बाउंड्री होता है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेमी परमिएबल इसीलिए क्योंकि ये सबको अंदर या बाहर जाने नहीं देता है, ये सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर या बाहर जाने देता है। इसको सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है लेकिन सब है एक ही चीज़। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं सराउंड्स द प्रोटोप्लाज्म एंड कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस। ये प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करके रखता है। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर कहते हैं। अब देखिए ये बाउंड्री हो गया सेल, जो सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इधर एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है। इस लिक्विड जैसे सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये जो न्यूक्लियस है, ये जो सेंट्रल पार्ट है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रोटोप्लाज्म को जो घेर कर रखता है उसी को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल एक एडिशनल कवरिंग होता है, एक एडिशनल आउटर लेयर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, और ये केवल और केवल प्लांट्स, फंगी और बैक्टीरिया में पाया जाता है। इस कारण से इसको रिजिडिटी, प्रोटेक्शन और डेफिनिट शेप मिल पाता है। दूसरा है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर ही प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब देखिए बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो ये जेली जैसा सब्सटेंस है इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं, सिंपल। इस साइटोप्लाज्म में होता क्या है, इट कंटेन्स ऑर्गेनेल्स एंड इज द साइट फॉर मोस्ट सेल एक्टिविटीज़। इसी में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है इसी में पाया जाता है, और इसी में सेल के सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये एक तरह से ब्रेन ऑफ द सेल की तरह काम करता है। सेल में जितने एक्टिविटीज़ होते हैं वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। बाइंड्स द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को बांध के रखता है, उसको एक सर्टेन एरिया में सीमित करके रखता है। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे सेल के अंदर लिक्विड जैसे सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसीलिए यहाँ पे लिखा है प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द न्यूक्लियस। उसके बाद है क्रोमैटिन एंड क्रोमोजोम। ये क्या होते हैं, ये थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि जीन्स पाए जाते हैं, और जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटिंग कैरेक्टर्स। जीन्स के कारण ही पिता का गुण पुत्र में या पिता का गुण पुत्री में देखा जा सकता है। ह्यूमंस में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब हमें सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है कि सेल के अंदर जो छोटे छोटे अंग होते हैं जो कि सेल के फंक्शंस में हेल्प करते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। ऑर्गेनेल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन सेल फंक्शन। सेल में होने वाले कामों में मदद करने वाला जो छोटा छोटा अंग होता है उसी को सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल को पावर प्रोवाइड करने का काम करता है, और ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। एटीपी यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी जनरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन भी करता है और एनर्जी जनरेशन भी करता है। दूसरा है प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन हमें केवल 3 ही तरह के प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ना था। पहला था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जिसके कारण से प्लांट को ग्रीन पिगमेंट मिल पाता है, प्लांट में ग्रीन कलर आ पाता है, जिसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। दूसरा था क्रोमोप्लास्ट। प्लांट में जितने भी नॉन ग्रीन कलर्स हमें दिखाई देते हैं, मतलब हरे रंग को छोड़कर जितना भी रंग हमें प्लांट में दिखता है वो सब क्रोमोप्लास्ट के कारण प्लांट में आता है। इससे प्लांट के फलों को रंग मिलता है और प्लांट के फूलों को रंग मिलता है।
और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, इसमें कोई भी रंग नहीं होता है। ये स्टार्च को, प्रोटीन को और ऑयल्स को स्टोर करके रखने का काम करता है। तीसरा सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ER भी कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट चैनल प्रोवाइड करता है, यानी कि इसी की मदद से मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER भी कहते हैं, और RER जो होता है उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, वो फैट को सिंथेसाइज करने में, यानी कि फैट्स को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक तरह से पोस्टमैन की तरह काम करता है। ये चीज़ों को पैक करता है, डेजिग्नेट करता है कि कहाँ उसको जाना है और उसको डिलीवर करता है। इन्वॉल्व्स इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल्स। उसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वो वाटर और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। लार्ज इन प्लांट्स, ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है। स्मॉल और अब्सेंट इन एनिमल सेल, और एनिमल सेल में या तो बहुत छोटा होता है या तो अब्सेंट ही होता है। राइबोसोम, अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि रफ ER में राइबोसोम्स पाए जाते हैं और वहाँ पे वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम इसके अलावा और भी जगहों पर पाए जाते हैं और वहाँ पर भी वो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम ही करते हैं। सिलिया एंड फ्लैजेला, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब सेल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए पैरामीशियम आपने देखा होगा, उसमें सीलिया पाया जाता है। पैरामीशियम कुछ इस तरीके का होता है और इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी को सीलिया कहते हैं। और यूग्लिना में फ्लैजेलम आपको देखने को मिलेगा। यूग्लिना इस तरह का होता है, उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से एक्सटेंशन बना होता है, इसी को फ्लैजेलम कहते हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग चीज़ों के मिलने के बाद बनता है, वही चीज़ हम लोग इसमें पढ़े थे। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल्स ऑर्गेनाइज इनटू हायरार्कल लेवल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। सेल जो है अलग अलग लेवल्स पे कंबाइन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं। सबसे बेसिक यूनिट सेल होता है, सबसे छोटा यूनिट। बहुत सारे सेल जब मिलते हैं और साथ में काम करते हैं तो उसको टिश्यू कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। बहुत सारे सिमिलर तरह के सेल जब मिलकर एक साथ काम करते हैं, किसी खास काम को करते हैं, तो उसको टिश्यू कहते हैं। उसी तरह से बहुत सारे टिश्यू जब मिलकर काम करते हैं एक साथ तो उसको ऑर्गेन कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर। और जब बहुत सारे ऑर्गेन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स वर्किंग टुगेदर। एग्जाम्पल के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गेन्स इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गेन्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म। जब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल जाते हैं तब जाकर एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक प्लांट या एनिमल बनकर तैयार होता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर देखें तो बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम है और वो सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलकर हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कंपैरिजन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। सबसे पहले शेप की बात करते हैं तो प्लांट सेल का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है और डेफिनेट होता है, जबकि एनिमल सेल का शेप इरेगुलर और फ्लेक्सिबल होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं सेडेंट्री होते हैं, वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, उनको मूव नहीं करना होता, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, मोबाइल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सेल वाल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वाल होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है। प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं। और वैक्यूल्स जो होता है वो प्लांट सेल में होता है और बड़ा होता है, और एनिमल सेल में वैक्यूल या तो होते ही नहीं या तो बहुत छोटे होते हैं। फाइनली हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। इस वाले बुक को परचेज कर लीजिएगा, यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर। क्वेश्चन आंसर को पूरी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप साइंस वाला प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर चैप्टर का इसी तरह का रिवीजन वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।